वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। गाइज हम लोग यहाँ पर कक्षा 12 के केमिस्ट्री में यानी जो आपका रसायन विज्ञान है उसका लेसन 2 पढ़ेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं विलयन चैप्टर के बारे में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं लेसन 2 आपका है वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक बच्चों, इसके यहाँ पर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके सभी के यहाँ पर जो भी इसका परिचय है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका रूपरेखा यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से दिया है। यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों इसका परिचय, इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है, सेल क्या होता है, वैद्युत वाहक बल या सेल विभव क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है बच्चों, नर्स समीकरण क्या है, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव क्या है, गिब्स ऊर्जा एवं सेल विभव के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर नष्ट समीकरण में साम्य स्थिरांक, वैद्युत चालकता, वैद्युत यहाँ पर अपघटनी बेलनों का यहाँ पर चालकों से संबंधित नियम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, जिसको प्रभावित करने वाले कारकों के भी बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिया है। सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन, क्लोराउस का नियम। ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल के यहाँ पर वैद्युत अपघटन के बारे में, फैराडे के नियम, जो भी नियम है, जो 2 नियम है आपका, बैटरी क्या होती है और संरक्षण इसका कैसे किया जाता है बच्चों। यानी इन सभी जो हेडिंग है बच्चों, इन सभी के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं बच्चों इसके बारे में, यानी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से यहाँ पर दिया है परिचय, इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे सकते हैं, इस तरह से दिया है बच्चों। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में देखेंगे करा है रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी कहते हैं। बैटरी अथवा सेल की सहायता से इस ऊर्जा को विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त अर्थात विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी सेल भी होते हैं जिनमें विद्युत के प्रयोग द्वारा कुछ स्वतः अपवर्तित अभिक्रियाएं यानी नॉन स्टॉप रिएक्शन को भी संपन्न किया जा सकता है। अर्थात इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्षमता होती है, कर सकते हैं। उपरोक्त दोनों प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन वैद्युत रासायनिक अंतर्गत किया जाता है बच्चों। ठीक है, अतः इसका परिभाषा बना सकते हैं बच्चों, कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक तंत्रों यानी जो केमिकल सिस्टम होते हैं बच्चों में विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों एवं रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं बच्चों। ठीक है, यह विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों है बच्चों, इसलिए हम लोग दोनों पर विचार करेंगे। कारण कि बहुत सी धातुएं होती है, अधातुएं होती हैं एवं पदार्थ जो वैद्युत रासायनिक विधियों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। बैटरियों एवं ईंधनों के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, अतः यह विभिन्न उपकरणों एवं विधियों के द्वारा किया जाता है बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक है, वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं ऊर्जा प्रगुण तथा अल्प प्रदूषक होती है, अतः वैद्युत रसायन का अध्ययन कई ऐसी नई तकनीकों और आविष्कारों के लिए महत्वपूर्ण है जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती है बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह लेसन है बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोड के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर ऋणावेश या धनावेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आता है। इस प्रकार की छड़ों को ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि किसी धातु की छड़ और उसी का वो विलयन लेना है, आपको उसी का लवण वाला विलयन लेना है, और जब डुबो देंगे तो उस धातु या छड़ पर करे कि धन आवेश आ जाएगा, नहीं तो ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, और विलयन पर भी अल्प मात्रा में या समान मात्रा में आप कह सकते हैं विपरीत आवेश आएगा। यदि धन आवेश धातु पर है तो यहाँ पर ऋण आवेश उस विलयन में प्राप्त होगा, कर कि समान मात्रा में प्राप्त होता है और विपरीत होता है। इस प्रकार के छड़ों को ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक बच्चों, कर कि सेलों में 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। जो सेल होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, आप जानते हैं बच्चों। यहाँ पर एक को हम लोग धनात्मक और दूसरे को ऋणात्मक कहते हैं बच्चों, इस तरह से आप यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एक को एनोड के रूप में कहते हैं तथा दूसरे को कैथोड के रूप में, जिसका हम लोग वर्णन करेंगे बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोड बनाए गए हैं जो एनोड और कैथोड, वो किस प्रकार से है और किन किन धातुओं के द्वारा और उनका नाम क्या है, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर।
यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़िए। ठीक है, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों करा इलेक्ट्रोड के प्रकार यानी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, करा कि कुछ प्रमुख इलेक्ट्रोडों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है, जिसमें पहला है धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। करा कि मेटल मेटल आयन यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या होता है। करा कि इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में किसी धातु की छड़ उसी धातु के आयनों से युक्त विलयन में डुबोई रहती है। उदाहरण के लिए करा है जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के ही विलयन में डुबोना है बच्चों, तभी वो इलेक्ट्रोड बनेगा। अथवा करा है कि कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से इलेक्ट्रोड प्राप्त होगा। और यह इसका उदाहरण दे सकते हैं। यह प्रोसेस किस में करा बच्चों, डेनियल सेल में होता है। यह प्रोसेस किस में होता है बच्चों, डेनियल सेल में। आगे बढ़ेंगे। करा कि यदि धातु एकल संयोजी यानी मोनोवैलेंट है तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया निम्न प्रकार से व्यक्त की जाएगी, क्योंकि इस पर एक धनावेश और इसी पर ऋणावेश प्राप्त होगा। जिस तरह से एक्वा सॉल्यूशन बनेगा और यहाँ पर उसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा। करा कि यदि धातु की छड़ धन इलेक्ट्रोड के समान व्यवहार करती है, अर्थात इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया अपचयन है, तो साम्य दाईं ओर विस्थापित होगा। अतः विलयन में यम प्लस आयनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, दूसरी ओर करा है कि यदि धातु की छड़ ऋण इलेक्ट्रोड के समान व्यवहार करती है, अर्थात कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण है, तो साम्य बाईं ओर स्थापित होगी और विलयन में यम प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से इस प्रकार कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोड होता है यम प्लस, वो आयनों के सापेक्ष उत्क्रमणीय होता है, यानी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों ओर चलता है बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक है, कर फिर यदि यदि धातु द्विसंयोजी है यानी वाइवेलेंट हो, तो प्रयुक्त समयावस्था को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यम टू, यहाँ पर यम टू प्लस आयन है, यहाँ पर चार्ज है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, इक्वल किया बच्चों यम के रूप में। कर के समान रूप में यदि धातु की संयोजकता यन है, तो समय अवस्था को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, कहा कि धातु धातु आयनों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड है जेड है Zn2 प्लस, कॉपर इलेक्ट्रोड है Cu2 प्लस, या जिंक इलेक्ट्रोड का ऐसे इस तरह से दिखा सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं। आगे देखेंगे बच्चे, यहाँ पर दूसरा करा है गैस इलेक्ट्रोड। यहाँ पर करा है देख सकते हैं कि गैस इलेक्ट्रोड में किसी अभिक्रियाशील धातु जैसे प्लेटिनम की उपस्थिति में गैस तत्व और उसके आयनों से युक्त विलयन के मध्य साम्यावस्था होती है बच्चों। उसमें उदाहरण पहला दे सकते हैं, करा है हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो करा कि किसी अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में विद्यमान हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाती है। इस स्थिति में साम्यावस्था को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, आप देख सकते हैं H प्लस आयन और प्लस ई इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इक्वल किए हैं बच्चों साम्यावस्था में, और हाफ यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन गैस यहाँ पर, और H प्लस का एक्वा सॉल्यूशन है। और यह इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन के सापेक्ष उत्क्रमणीय है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस अचालक होती है यानी नॉन कंडक्टिंग होती है बच्चों, इसलिए प्लेटिनम या किसी प्रकार की कोई अन्य धातु जो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती तथा हाइड्रोजन के साथ सरलता से समय में आ जाती है, को परिपथ में विद्युतीय संपर्क बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे प्लेटिनम हाइड्रोजन या H प्लस के रूप में व्यक्त किया जाता है बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा कार्य बच्चों क्लोरीन गैस वाला इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है। कर कि इस इलेक्ट्रोड में क्लोरीन गैस को दिए गए दाब पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में प्रवाहित किया जाता है, जिसे PtCl2 या Cl- से व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया निम्नलिखित है बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड यानी ऑक्सीजन गैस के इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो ठीक बच्चों। करा है इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीजन गैस को दिए गए दब पर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन युक्त विलयन में प्रवाहित किया जाता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन है और जल के यहाँ पर अणु है, दोनों यहाँ पर रिएक्शन करके यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, जिससे यहाँ पर हाइड्रोक्साइड के 4 एक्वा सॉल्यूशन प्राप्त होंगे बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। आगे बढ़कर देखेंगे करा तीसरा धातु अविलेय धातु लवण इलेक्ट्रोड,
यानी यहाँ पर मेटल नॉन आइसोलेबल मेटल साल्ट इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है। और कि इस इलेक्ट्रोड में धातु तथा उसी धातु का अल्प विलेय लवण समान ऋणायन युक्त विलेय लवण के विलयन में डूबोया रहता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रोडों का एक सामान्य उदाहरण आप कह सकते हैं सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, जिसमें सिल्वर के तार पर सिल्वर क्लोरीन यहाँ पर क्लोराइड की परत चढ़ी होती है। आप ऐसे KCl या HCl रूप में डुबा दिया जाता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AgCl या Cl माइनस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और इसके अभिक्रिया को इस तरह से दिया है, यहाँ पर AgCl2 यानी यहाँ पर देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड और इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर करके दिखा रहा है बच्चों। ठीक है, चौथा करें यहाँ पर ऑक्सीजन अपचयन इलेक्ट्रोड या रेडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या होता है बच्चों, इसके बारे में देखेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कर यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड पद को उन इलेक्ट्रोडों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें दो भिन्न संयोजी अवस्था में एक ही पदार्थ के अणु की उपस्थिति से विभव उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार का एक इलेक्ट्रोड किसी अक्रियाशील धातु जैसे प्लेटिनम को उचित विलयन में डुबोकर प्राप्त किया जाता है। अतः जब प्लेटिनम के एक तार को यहाँ पर Fe3+ तथा Fe2+ आयनों से युक्त किसी विलयन में डुबाया जाता है, तब यह परीक्षित किया जाता है कि तार पर विभव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति प्लेटिनम तार को स्टेनस 2+ तथा स्टेनिक 2+ यहाँ पर 4+ आयन युक्त विलयन में या C3+ तथा C4+ आयन युक्त विलयन में डुबोकर उत्पन्न की जाती है बच्चों। इलेक्ट्रोडों पर विभव का उत्पन्न होना आयनों की ऑक्सीकरण प्रवस्था से यानी अवस्था से अन्य किसी अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति के कारण होता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोडों का यह रिएक्शन कैसे हो रहा है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटिनम के तारे का कार्य इलेक्ट्रोडों के प्रति प्राप्ति यानी यहाँ पर पिक अप तथा इलेक्ट्रोड को विद्युतीय संपर्क उपलब्ध कराना होता है बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने अध्ययन किया बच्चों इलेक्ट्रोडों के बारे में कि किस प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, कह कि जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण पर धन या ऋण आवेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है, जिससे धातु छड़ पर धन या ऋण विद्युत उत्पन्न यानी विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है और विलयन पर उसके विपरीत विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। अतः धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव तथा विलयन के विभव के अंतर को उस इलेक्ट्रोड या होने वाली अर्ध अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जो अंतर प्राप्त हो रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो किसी पर भी तो निर्भर करेगा। यहाँ पर देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं करा की चालक की प्रकृति पर, यानी किस प्रकार का चालक ले रहे हैं, नेचर उसका कैसा है, और जो कंडक्टर है उसका नेचर कैसा, उस पर यह निर्भर करेगा बच्चों। पर कि जब इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होगी तो वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करता है, आप समझ सकते हैं, यानी प्रोपोर्शनल है सीधा सीधा। ठीक है, दूसरा देख सकते हैं धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द मेटालिक आयन इन सॉल्यूशन की बात कर रहा है बच्चों, देख सकते हैं कर यहाँ पर सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है। यहाँ पर समझ सकते हैं जो सांद्रता है यहाँ पर जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसके व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों। ठीक है, क्योंकि करा कि सांद्रता बढ़ाने पर आयन घट जाता है, फलस्वरूप जो चालकता हो जाती है वो कम। ठीक है बच्चों, उसकी चालकता क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है, समझ सकते हैं। तीसरा देश है बच्चों टेम्परेचर, यानी जो ताप है उस पर यह निर्भर करता है। करेक्ट, इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप पर भी निर्भर करता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयन बढ़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है, यानी सीधा सीधा यह ताप के प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति है कहाँ से हुई है, किस प्रकार से हुई है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति की व्याख्या किस तरह से और किसने किया था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते बच्चों जर्मन भौतिक वैज्ञानिक यहाँ पर अर्नेस्ट यहाँ पर देख सकते बच्चों नस्ट है 1879 के, यहाँ पर देख सकते बच्चों नर्स्ट ने 1889 के अनुसार जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है बच्चों, समझ सकते हैं। इस तरह से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ पर, और इन्हीं दोनों बातों के द्वारा यहाँ पर आप बता सकते हैं बच्चों, समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर
देख सकते हैं यहाँ पर आगे करा है। पहला यहाँ पर जब धातु की छड़ से धनायन विलयन में चले जाते हैं तो धातु की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। धातु की इस प्रवृत्ति को धातु का वैद्युत अपघटनी विलयन दाब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं बच्चों। करेक्ट। यदि यम धातु का परमाणु तथा यम यन प्लस धातु का धनायन हो तो इस तरह से कह सकते हैं यम इक्वल टू यम, यहाँ पर यन प्लस आयन के रूप में और प्लस यन ई माइनस के रूप में। यम जो है आपका कह रहा है कि धातु की छड़ में उपस्थित धातु का परमाणु है। यन प्लस क्या है बच्चों, तो धातु के धनायन जो विलयन में जाते हैं इस तरह से है, और यन ई माइनस पर क्या है, वे इलेक्ट्रॉन जो धातु की छड़ पर रहते हैं बच्चों। करा कि अतः धातु की छड़ पर ऋणावेश के कारण ऋणात्मक वैद्युत विभव उत्पन्न होता है और विलयन का धनात्मक वैद्युत विभव उत्पन्न होता है इस तरह से। ठीक है। दूसरा यहाँ पर करा है जब धातु के धनायन विलयन को छोड़कर परमाणुओं के रूप में धातु की छड़ पर जमा हो जाते हैं तो धातु की छड़ धनावेशित हो जाती है और विलयन की इस प्रवृत्ति को परासरण दाब यानी ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर करा है यदि यम धातु का परमाणु तथा यम यन प्लस आयन धातु का धनायन हो तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इस बात को आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर दो प्रकार के यहाँ पर विलयन दिखाए गए हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इस चित्र में यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, यह आपका था। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अध्ययन कर लेंगे, तब इसके बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिया है। ठीक बच्चों, कह रहा है यहाँ पर धातु को धातु लवण के विलयन में रखने पर उपयुक्त दोनों अभिक्रियाएं समय पश्चात समयावस्था में आ जाती है। ठीक बच्चों, इस तरह से आप कह सकते हैं कि समयावस्था पर दोनों अभिक्रियाओं का वेग समान हो जाता है तथा धातु की छड़ पर धनावेश के कारण धनात्मक वैद्युत विभव उत्पन्न होता है और विलयन पर वैद्युत ऋणात्मक आवेश के कारण ऋणात्मक विभव उत्पन्न होता है। उपरोक्त दोनों दाब यानी वैद्युत अपघटनी विलयन दाब व परासरण दाब प्रत्येक सेल में होते हैं। जिस अर्ध सेल में विलयन का परासरण दाब धातु के वैद्युत अपघटनी विलयन दाब से अधिक होता है उस अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड पर धनावेश से धनात्मक वैद्युत विभव उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया होती है। जबकि अर्ध सेल में विलयन का परासरण दाब धातु के वैद्युत अपघटनी विलयन दाब से कम होने पर उसके इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश या ऋणात्मक वैद्युत विभव उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण अभिक्रिया होती है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट के बारे में देखेंगे बच्चों। यहाँ पर नल इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि यदि वैद्युत अपघटनी दाब और परासरण दाब समान हो तो इस अवस्था में आयन किसी भी दिशा में गति नहीं करते। अतः धातु और विलयन की सतहों के बीच कोई वैद्युत द्विसतह न बनने के कारण विभवांतर स्थापित नहीं होता। ऐसा इलेक्ट्रोड पर इसी इलेक्ट्रोड को हम लोग नल इलेक्ट्रोड कहते हैं बच्चों। यहाँ पर उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा था जब जिंक की धातु के छोड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तब समय अवस्था पर जिंक की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। आपको मैं चित्र दिखा रहा हूँ बच्चों। तथा ऋणावेश को उदासीन करने के लिए धनावेश यानी Zn2 प्लस आयन की एक परत ऋणावेशित जिंक छड़ के चारों ओर आ जाती है। इस प्रकार धातु तथा विलयन के संपर्क पृष्ठ पर एक विद्युतीय द्विपरत उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कॉपर की धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाने पर समयावस्था में कॉपर की छड़ धनावेशित हो जाती है तथा इस धनावेशित को उदासीन करने के लिए कॉपर धातु के छड़ के चारों ओर ऋणावेश यानी सल्फेट आयन का एक परत उत्पन्न हो जाता है बच्चों। और उसी को मैं चित्र में इस तरह से समझा रहा था बच्चों। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इस चित्र में इस तरह से यहाँ पर दिया गया था बच्चों। ठीक है, ये दोनों आयनों के रूप में थे। यहाँ पर जिंक का आयन था बच्चे, यहाँ पर समझ सकते हैं। यह है आपका जिंक का आयन है, Zn2 प्लस का आयन है। यहाँ पर जिंक की छड़ है। जिंक की छड़ में आप देख सकते हैं बच्चों ऋणावेशित उत्पन्न होने की वजह से इस विलयन में धनावेशित आयन उत्पन्न हो गया है। ठीक बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर की जो छड़ लिए हैं इसमें छड़ में धनावेशित उत्पन्न होने के कारण इस विलयन में सल्फेट का जो है यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया बच्चों। आप समझ सकते हैं इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति के बारे में जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, करके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। करा है जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के एक मोलर संदृढ़ विलयन में जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो यानी 298 केल्विन पर डुबाया जाता है तो इस अवस्था पर करा कि धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उस धातु का
मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे ई नाट से यानी ई जीरो से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ई नाट तथा ई यानी इलेक्ट्रोड विभव में परस्पर संबंध नर्स समीकरण की सहायता से व्यक्त किया जाता है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यह समीकरण है करा है। इलेक्ट्रोड पर होने वाले अभिक्रियाओं के आधार पर इलेक्ट्रोड विभव भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों। आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव के यहाँ पर, तो एक आक्सीकरण वाला होगा यानी, और दूसरा अपचयन वाला होगा, इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर पहला है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा है बच्चों, करा है। जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाले विभवांतर को इलेक्ट्रोड, यहाँ पर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे यहाँ पर ई एम बाई एम एन प्लस से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला यहाँ पर दे सकते हैं, इस तरह से दिया है। सॉल्यूशन यहाँ पर है, विलयन है और उसका जब आयन प्राप्त हुआ यानी एक्वा सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है और उतना ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया गया है बच्चों। ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। दूसरा करा है यहाँ पर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है बच्चों, यहाँ पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो देखेंगे जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाले विभवांतर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाते हैं और उसे यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों ई यम यन प्लस आयन ऑब्लिक यम से व्यक्त करते हैं बच्चों। यानी इस तरह से देख सकते हैं अपचयन की अभिक्रिया में यहाँ पर आयन में हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर यहाँ पर उसके सॉल्यूशन को प्राप्त करेंगे बच्चों, इस तरह से। ठीक है, अब इसका नापने का भी तरीका है बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव की जो चिन्ह परिपाटी है या आधुनिक परिपाटी के अनुसार यहाँ पर है बच्चों। यहाँ पर समझेंगे इसके बारे में, यहाँ पर कब धनायन और कब ऋणायन की बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हेडिंग बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाटी यानी साइन कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करा है। कर कि जब इलेक्ट्रोड की किसी उसी की ठोस प्रावस्था तथा वैद्युत अपघट्य दोनों परस्पर साम्य अवस्था में रहते हैं, इस प्रकार किसी विलयन के घटक यहाँ पर देख सकते हैं यम यानी जो सॉल्यूशन है तथा उसमें विद्यमान आयनों यानी इसका जो जलीय विलयन के बीच समय अवस्था को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। यम यहाँ पर समय अवस्था में यहाँ पर इक्वल करेंगे यम यन प्लस का एक्वा सॉल्यूशन और प्लस उतना ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण है बच्चों। कर कि अग्र अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा प्रतीप यहाँ पर अभिक्रिया यानी अपचयन अभिक्रिया है। इस प्रकार सभी इलेक्ट्रोड निकाय रेडॉक्स निकाय वाले होते हैं बच्चों, यानी वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो बच्चों। कर किसी इलेक्ट्रोड की प्रकृति यानी जो इसमें कैथोड एनोड हो उसकी सतह पर होने वाली अभिक्रियाओं की प्रकृति पर निर्भर करती है, अर्थात ऑक्सीकरण होने पर यह एनोड तथा अपचयन होने पर यह कैथोड होता है। और किस प्रकार से होता है बच्चे, यहाँ पर समझ सकते हैं। पहला करा है एक नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयुक्त करने पर कोई इलेक्ट्रोड स्वतः अपचयन अभिक्रिया करता है तो इस इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव का मान धनात्मक निर्दिष्ट किया जाता है, जबकि इस इलेक्ट्रोड हेतु ऑक्सीकरण विभव का मान ऋणात्मक निर्दिष्ट होगा तो समान होता है। दूसरा करा है उपरोक्त तर्क के आधार पर यदि कोई इलेक्ट्रोड जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयुक्त करने पर स्वतः ऑक्सीकरण अभिक्रिया करता है तो उसके लिए ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक तथा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक निर्दिष्ट किया जाता है। इस नियम के आधार पर आप कह सकते हैं बच्चे, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे समझ सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर दिया है बच्चे। आगे बढ़कर देखेंगे कह कि इसमें किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है तथा कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कर कि जिंक क्लोराइड का विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिंक 2+ आयन तथा क्लोराइड 2 यहाँ पर माइनस आयनों में अपघटित हो जाता है, परंतु कैथोड पर जिंक आयनों का यहाँ पर जिंक में अपचयन तथा एनोड पर क्लोरीन आयनों का क्लोरीन में अपचयन हो जाता है। और इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर अपचयन की अभिक्रिया और यहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। करके एक सेल में एनोड धन ध्रुव तथा कैथोड ऋण ध्रुव होते हैं क्योंकि ये क्रमशः बैटरी के धन एवरोड ध्रुव से प्रदर्शित किए जाते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं वैद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देखेंगे। यहाँ पर करा है कुछ सेलों में ऑक्सीकरण अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया की सहायता से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तथा यह प्रक्रिया एक धात्विक तार के माध्यम से होती है जिससे विद्युत धारा यानी उत्पन्न होती है। अतः एक प्रकार की युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अन्य शब्द में कह सकते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति या साधन है
जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसको गैलोनिक या वोल्टेज सेल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे यहाँ पर गैलोनी तथा वोल्टा नामक वैज्ञानिकों ने बनाया था, कह सकते हैं, ठीक है। वैद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो अर्ध सेल कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रोड होते हैं दो, उन्हें अर्ध सेल कहते हैं, तथा इन पर होने वाली अभिक्रियाएं अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहलाती है। सेल के जिस कैथोड पर अपचन होता है उसे कैथोड कहते हैं, तथा यहाँ पर तथा इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। कैथोड सेल का धन ध्रुव होता है तथा एनोड यहाँ पर सेल का ऋण ध्रुव होता है। सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं करा है एल के गैलोनी यानी 1780 ईस्वी एवं ए वोल्टा 1800 ने सर्वप्रथम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए थे। इस कारण ही इस प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल को ही हम लोग गैलोनिक या वोल्टीय सेल कहते हैं, ठीक है। वैद्युत रासायनिक सेल में एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया को अल्पयत यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न करते हैं। अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा में कमी विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है, जिसको मीटर या अन्य विद्युतीय उपकरणों जैसे हीटर, पंखा, गीजर आदि में प्रयोग किया जाता है। वैद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक सेल तथा सांद्रता सेल। प्रस्तुत अध्याय में हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी डेनियल सेल का वर्णन करेंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, समझ सकते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर है डेनियल सेल एक प्रारूपिक गैलोनिक सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस सेल में दो पात्र होते हैं, एक पात्र में एक कापर सल्फेट का यानी CuSO4 का सांद्र विलयन भर दिया जाता है, जलीय विलयन। इस विलयन में कापर की जो छड़ होती है वो डूबी रहती है। दूसरे पात्र में जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 का जलीय विलयन भरा रहता है, जिसमें एक जिंक की यानी Zn की छड़ डूबी रहती है, और दोनों विलयनों का संपर्क लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज जैसे यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट विलयन से यू आकार की नली की सहायता से इन अर्धसेलों को यहाँ पर जोड़कर पूर्ण कर लिया जाता है। कॉपर तथा जिंक की छड़ों को एक वोल्टमीटर के द्वारा जोड़ देते हैं, जिससे सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से बाह्य प्रपथ की सहायता से कॉपर इलेक्ट्रोड में होने लगता है, ठीक है। अर्थात सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसका अनुभव वोल्टमीटर में विक्षेप से होता है। करके इस स्थिति में जिंक क्लोराइड के जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ आयनों के रूप में विलयन में चले जाते हैं, तथा विलयन में उपस्थित Cu2+ आयन कॉपर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर परमाणुओं के रूप में कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगते हैं। इस प्रकार सेल में आयनों के लवण सेतु में से होकर जाने के कारण आंतरिक परिपथ भी पूर्ण हो जाता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, यानी अर्थात धनात्मक होती है। जिंक तथा कॉपर इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। बाह्य परिपथ में कॉपर से जिंक छड़ की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इलेक्ट्रॉनों की धारा जिंक से कॉपर छड़ की ओर होता है। इलेक्ट्रोडों के मध्य या विभवांतर विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF अथवा सेल विभव कहलाता है। इस सेल में जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर यह डेनियल सेल का फिगर है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं। यह डेनियल सेल है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, और यह जो आपका है कॉपर सल्फेट का विलयन है, यहाँ पर सल्फेट है, यह कॉपर धातु की छड़ है जो इलेक्ट्रोड का कार्य कर रही है, और ऊपर देख सकते हैं यह पॉजिटिव है यानी कैथोड का कार्य कर रही है, ठीक है। यह जो आप देख सकते हैं यह लवण सेतु है जो यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट विलयन का है, और ये छिद्रित है, यहाँ पर रुई भर दिया जाता है या छिद्र कर दिया जाता है। एनोड जो है ऋण ध्रुव है, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर वोल्ट मीटर का एक प्रयोग किया गया है इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़कर देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कॉपर का इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है, यानी Cu2+ + 2E- = Cu, यानी अपचयन अभिक्रिया होती है। इस प्रकार सेल के अंदर ये ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया होती रहती है, अतः सेल के अंदर होने वाले अभिक्रिया इन दो अर्धसेलों की अभिक्रियाओं का योगफल होती है। देख सकते हैं Zn+ यहाँ पर Cu2+ = Zn2+ + Cu। सेल में होने वाली ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया को ही हम लोग सेल अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वह एनोड कहलाता है, तथा जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है वह कैथोड कहलाता है, ऋणात्मक का है। डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड तथा कैथोड कॉपर इलेक्ट्रोड है। चूंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, अतः यह इलेक्ट्रॉन धन होता है और इलेक्ट्रॉनों को बाह्य परिपथ में भेजता है। इलेक्ट्रॉन धनी होने के कारण यह ध्रुव ऋण वाला कहलाता है। कॉपर पर धनायनों के अपचयन से इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, अतः इन
इलेक्ट्रोडों पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। यह बाह्य परिपथ से इलेक्ट्रॉन खींचता है जिसे धन ध्रुव कहते हैं, अतः बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर गतिशील होते हैं। इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर जिस आधार पर यहाँ पर दे सकते हैं, यह जो नियम था बच्चों करा है, जिन इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अर्ध अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान अधिक होते हैं, उन इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, तथा जिन इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत कम होते हैं, उन इलेक्ट्रोडों पर अपचयन विभव होने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है बच्चों। देख सकते हैं करा है आईपीएससी यानी 1957 द्वारा अनुमोदित आधुनिक पद्धति के अनुसार ऑक्सीकरण तथा अपचयन विभवों को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं बच्चों। मानक ऑक्सीकरण विभव रहेगा तो इक्वल टू में कहेगा माइनस अपचयन, यहाँ पर मानक अपचयन विभव, या माइनस मानक इलेक्ट्रोड विभव। कब? जब ऑक्सीकरण विभव रहेगा तब। दूसरा करा है प्लस मानक अपचयन विभव रहेगा तब, यहाँ पर प्लस लेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी इसका उल्टा करा है करके। जबकि इन अपचयन एवं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के मान बराबर होते हैं, परंतु चिन्ह परिपाटी विपरीत होती है। जैसे कॉपर का मानक अपचयन विभव +10.34 वोल्ट एवं मानक ऑक्सीकरण विभव -0.34 वोल्ट होता है, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से। देख सकते हैं यहाँ पर Cu का, यहाँ पर कॉपर का सॉल्यूशन है जिसमें ऑक्सीकरण का विक्रिया हो रही है और Cu2+ एक्वा सॉल्यूशन बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पर देख सकते हैं 0 बराबर -0.34 वोल्ट होगा। वहीं यहाँ पर यदि अपचयन की बात करेंगे Cu2+ एक्वा सॉल्यूशन का, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेंगे बच्चों, तो यहाँ पर अपचयन की जब अभिक्रिया होगी तो कॉपर का जब सॉल्यूशन प्राप्त होगा, यहाँ पर जो इसका यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव होगा E0 बराबर +0.34 वोल्ट होगा। करेक्ट, जहाँ E0 मानक इलेक्ट्रोड अपचयन या ऑक्सीकरण है विभव है, जो इसकी व्याख्या निम्न प्रकार से कर सकते हैं। करा पहला, यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण ऑक्सीकरण अभिक्रिया के आधार पर किया गया है तो इसे मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, जिसके अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान जितना अधिक होगा वह उतना ही उच्च माना जाता है, जबकि ऋणात्मक मान जितना अधिक होगा वह उतना ही उच्च माना जाता है। इस तरह से देख सकते हैं जिंक का यहाँ पर आयन दिखाया गया बच्चों। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड, यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव है +10 यहाँ पर 7.6 वोल्ट, और यहाँ पर दूसरा है कॉपर का, यहाँ पर Cu+ आयन के रूप में दिखाया गया है, यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव दिखाया गया है -0.34 वोल्ट। ठीक है, उदाहरण के रूप में देख सकते थे। दूसरा करा कि यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण अपचयन अभिक्रिया के आधार पर किया गया है तो इसे मानक अपचयन विभव कहते हैं। इसका अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना ऋणात्मक होगा, ठीक है, माने जितना अधिक ऋणात्मक होगा वह उतना ही उच्च माना जाएगा, जबकि धनात्मक मान जितना अधिकतम होगा वह उतना ही उच्च माना जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर दे सकते हैं जिंक और कॉपर के आयनों के रूप में। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पर आप कह सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोडों का चयन किया जाता है। उच्च इलेक्ट्रोड विभव वाला इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है, इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, तथा निम्न इलेक्ट्रोड विभव वाला इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है, जिस पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। अतः सेल में कॉपर व जिंक इलेक्ट्रोड है तो कॉपर द्वारा अपचयन एवं जिंक द्वारा ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी, अतः जिंक एनोड तथा कॉपर कैथोड का कार्य करता है बच्चों। यहाँ पर समझ सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं। आईपीएससी पद्धति के अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव का अभिप्राय अपचयन इलेक्ट्रोड विभव से होता है। यह पद्धति भारतवर्ष में प्रचलित है, अतः दोनों पदों का निसंदेह प्रयोग किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप समझेंगे बच्चों, यहाँ पर सेल क्या होता है। मुख्यतः आपको इसी के बारे में आज समझना था बच्चों, और यहीं से आपको मेन था सेल क्या होता है। यहाँ पर बढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं एक वैद्युत रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सेल कहलाती है। वह रासायनिक युक्ति या साधन जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाती है। इसके विपरीत वह रासायनिक युक्ति या साधन यानी डिवाइस जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाती है। इस प्रकार के सेल का निर्धारण सर्वप्रथम गैलियोनी तथा वोल्टा ने किया था। इस आधार पर गैलियोनिक सेल या वोल्टीय सेल कहलाते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन यानी जिसमें रेडॉक्स की अभिक्रिया होती है
अभिक्रियाओं पर आधारित होने वाले के कारण इन्हें रेडॉक्स सेल भी कहते हैं बच्चों। इस तरह से समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि वैद्युत अपघटन सेल क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है जिस सेल में बाह्य स्रोत से वैद्युत अपघट्य के विलयन में वैद्युत ऊर्जा देने पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है। यहाँ पर अर्थात कह रहा है कि अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया को संपन्न होता है किया जाता है, उसे हम लोग वैद्युत अपघटन सेल कहते हैं। इस प्रकार का सेल आपको आगे दिखा रहा हूँ बच्चों। करके इस सेल में वैद्युत अपघट्यों के विलयनों का वैद्युत अपघटन कराया जाता है। एक वैद्युत अपघटन सेल में एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन या गलित वैद्युत अपघट्य में विभव के लिए बाह्य स्रोत प्रयुक्त करते हैं, अर्थात वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य सिरों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। वैद्युत अपघट्य में जिस इलेक्ट्रोड की ओर से वैद्युत धारा का प्रवेश कराया जाता है उसे एनोड कहते हैं, और जिस ओर से निष्कासन होता है उसे कैथोड कहते हैं। और इस तरह से आप चित्र देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैद्युत अपघटन सेल यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो छड़ है यहाँ पर धनायन का है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहे हैं बच्चों, प्रवेश कर रहा है, यानी एनोड का कार्य कर रहा है, और इधर से इस बैटरी के सहारे होते हुए यहाँ पर एक कैथोड का कार्य कर रहा है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और यह जो विलयन भरा हुआ है यह वैद्युत अपघट्य का विलयन है। ठीक बच्चों, यह वैद्युत अपघट्य का विलयन है। अब इसके रिएक्शनों के बारे में समझते हैं बच्चे। यहाँ पर करा है वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे इलेक्ट्रोडों के मध्य बाह्य स्रोत से विभवांतर लगाने पर, अर्थात बैटरी से जोड़ने पर, वैद्युत अपघट्य के आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं, अर्थात धनायन कैथोड की ओर तथा ऋणायन एनोड की ओर गमन करते हैं और अपना आवेशित इलेक्ट्रोडों पर त्याग कर देते हैं। जैसे जिंक क्लोराइड का यहाँ पर सॉल्यूशन लिया गया बच्चों, एक्वा सॉल्यूशन, जिससे जिंक प्लस और क्लोरीन माइनस एक्वा सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है। एनोड पर यदि अभिक्रिया करेंगे तो क्लोरीन माइनस यहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी बच्चों, और कैथोड पर जिंक प्लस 2 प्लस आयन यानी अपचयन की अभिक्रिया होगी। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सेल के बाहर एनोड पर क्लोरीन आयन द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड तक जुड़े तार की सहायता से पहुंच जाते हैं तथा कैथोड पर आवेशित आयन को उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार परिपथ पूर्ण हो जाता है तथा विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। आयनों के द्वारा इलेक्ट्रोडों पर अपना आवेश समाप्त करने से ये उदासीन परमाणु या अणु के रूप में इलेक्ट्रोड उत्पन्न हो जाते हैं। यह विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया ही वैद्युत अपघट्य कहलाती है बच्चों।